तो आज हम नया चैप्टर सुनने करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो इस चैप्टर में मेनली पर्पस इस चैप्टर का है कि हमें चार्ज को मूव कराना है। तो चार्ज जब मूव करता है तो दो तरीके से मूव करता है। एक तो या तो जब चार्ज मूव करेगा, क्यू जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा चार्ज तो वो क्या बनाता है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है वो क्या बनाता है, करंट बनाता है। और हम मानते हैं जब कोई चार्ज चलता है और वो करंट बना रहा है तो वो साथ साथ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इनके अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ऑटोमेटिकली। हमें कैसे पता चला, वॉशर नाम का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, उसने क्या करा, एक वायर में करंट को फ्लो कराया। जैसे ही वायर के अंदर करंट फ्लो होने लगा तो उसने यहाँ पे कंपास को रखा, कंपास की नीडल लेट्स सपोज ऐसे थी, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये नीडल यहाँ से इस टाइप को मुड़ गई। और जब कंपास की नीडल मुड़ी है तो यानी कि यहाँ से क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस वाली मैग्नेट की इस सुई को डिफ्लेक्ट किया होगा, जिस वजह से क्या हो गई, इधर को मूव हो गई। तो यानी कि इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। फिर उसने दो एक्सपेरिमेंट करे। फर्स्ट उसने क्या कर रखा है, क्यू को रखा रेस्ट पे। जैसे ही क्यू को रेस्ट पे रख रहा था वो, तो क्यू को रेस्ट पे रखेगा तो आई इक्वल टू क्या जाएगा, 0। और आई इक्वल टू 0 है तो उसने कहा यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, वो क्या हो गया, 0। और जैसे ही चार्ज को मूव करा, क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी v। जैसे चार्ज वेलोसिटी v से मूव करने लगा, इसमें v वेलोसिटी से अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। जैसे ही मूव करा उसे क्या पता लगा, यहाँ पे जैसे भी हमने कोई भी कुछ रखा इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। या तो ये इस वाले पार्टिकल को, ये है चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज, तो या तो अपने पास खींचेगा या इससे दूर भगाएगा। जैसे हम यहाँ से वेलोसिटी, ऐसे समझ लो ये करंट है, इस करंट की वजह से यहाँ क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने चार्ज रखा क्यू रेस्ट, और जैसे ही इसे मूव करा है विद वेलोसिटी v पे, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे या रिपल। कहने का मतलब है जब चार्ज रेस्ट पे था, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 क्योंकि करंट नहीं बना। फिर भी अगर मैंने क्या करा, लेट्स सपोज यहाँ करंट फ्लो करा दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगी, v। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा q, इस चार्ज को क्या कर दिया, रेस्ट। अगर मैंने इसे रेस्ट पे रखा है तो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनने वाला। जब तक मैं इस चार्ज को मूव नहीं कराऊंगा मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा। तो इस पूरे चैप्टर में दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक हमें मेनली पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इस वाले मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो, और मूविंग चार्ज की वजह से जो भी आपका मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों। उसमें जो सबसे पहला और मेन टॉपिक आएगा, हम पहले मैग्नेटिक फील्ड को पूरा करेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए सेम जैसे मान लो ये वायर है, वो पूछेगा इस वायर से बताओ यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे। तो हर एक पॉइंट दूर पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे हमने पहले पढ़े हुए थे इलेक्ट्रिसिटी के लॉ, वैसे यहाँ मैग्नेटिज्म के लॉ है। ठीक है। तो बच्चों हमें पहला टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायो-सावर्ट का लॉ। बायो-सावर्ट का लॉ हमें मेनली बताता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कंडक्टिंग वायर। किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट P या C या D जिस पे भी, उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितने, लेट्स सपोज ये रहा मेरा वायर जिसमें करंट फ्लो रहा है I, करंट कंडक्टिंग वायर। ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। इस करंट की वजह से उसने कहा लेट्स सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे बताओ हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। सबसे पहले मैंने क्या करूँगा, यहाँ की छोटी सी डिस्टेंस काटूंगा जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, dl। ये करंट फ्लो कर रहा है, ये हो गया dl। इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली मैंने r। ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल हो गया लेट्स सपोज थीटा, dl i r थीटा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं d। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनने वाली है वो इन सब चीज़ों की वजह से बनेगी। तो अगर मैं लिखूँ तो b इज डिपेंड ऑन, सबसे पहले तो किस पे करेगी, करंट पे। करंट जितना ज़्यादा बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ने लगेगी। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, वो dl।
अब देखो लेंथ की वायर इतनी है तो इतनी से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वायर इतना कर दिया तो इतनी से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो वायर जितना लेंथ में बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उसी हिसाब से बढ़ने लग जाएगी। तीसरी चीज बी प्रोपोर्शनल टू थीटा या साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या था, अब मान लो यहाँ पे एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर मैं ऐसे देखूँ, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, ये हो जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा लेट्स सपोज डी एल साइन थीटा मान सकते हैं, या डी एल कंपोनेंट। हमें इस वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए ये वाला, क्योंकि पहला वाला कंपोनेंट वैसे जीरो हो जाता है तो हम परपेंडिकुलर, हमें कौन सा चाहिए साइन थीटा। उसके बाद लास्ट क्या बचा डिस्टेंस, तो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन सबको जब हम एक साथ लेके करेंगे प्रोपोर्शनलिटी का तो आएगा बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये हमारा होगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे तो हमारे पास आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, हम लेते 9 × 10⁻⁹ ये होता है परमिटिविटी, परमेबिलिटी, परमिटिविटी, परमेबिलिटी। तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम वही है सर्कुलर, ये भी पूरा स्पेस और ये भी स्पेस, ये भी स्पेस, इसकी वैल्यू होती है लेकिन 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा परमिटिविटी कांस्टेंट, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻⁷। बी है टेस्ला, आर स्क्वायर जाएगा मीटर का स्क्वायर अपॉन एम्पियर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये आएगी इसकी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो ये हो गया मेरा परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ऑफ डी स्पेस या एयर के लिए भी सेम ही ले लेते हैं। अब मुझे रिलेटिव निकालने हैं, रिलेटिव जैसे वहाँ निकाली थी वैसे यहाँ, वहाँ पे क्या था एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम यहाँ पे क्या जाएगा म्यू आर इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट माने स्पेस फ्री एयर, एयर क्या फ्री स्पेस की, ये हमारी उसके लिए, तो यहाँ जाएगा म्यू एम इक्वल्स टू रिलेटिव इनटू एयर। ठीक है बच्चों, अब हमारे बायोसार्ट का लोग किस चीज पे डिपेंड है, आई एल डी है। अब देखो ये वैलिड है, सिर्फ वैलिड फॉर फर्स्ट पॉइंट, वैलिड फॉर ओनली स्मॉल लेंथ या फिर पॉइंट चार्ट के लिए ज़्यादातर वैलिड होता है। इसलिए हम डीएल का सेक्शन काटते हैं और सेक्शन काट के किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लाइन खींचेंगे, एंगल देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, अगर मैं साइन थीटा आऊँगा तो क्या जाएगा डी एल क्रॉस आई, या फिर इसकी वेक्टर फॉर्म लूंगा तो वेक्टर फॉर्म लेने के लिए मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा वेक्टर आर की डायरेक्शन। अब डायरेक्शन लूंगा तो यहाँ जाएगा आर, पता है ना आर क्या बराबर होता है वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो ये अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो आ जाएगा बी इक्वल्स टू 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर की क्यूब और वेक्टर, तो इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। अब साइन थीटा का उठाओगे तो हमें पता है क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो हमें पता चाहिए क्या हम क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो देखो ये वायर कुछ ऐसे था, यहाँ से हमने डीएल काटा और ये हमने लिया आर, तो ये एंगल होगा थीटा, तो एंगल डीएल से कहाँ जा रहा है आर। तो अगर फॉर्मूले को ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की क्यूब। तो यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं पहले डी एल पे फिर आर पे, तो डी एल पे कहाँ जाएंगे हमेशा आर पे। तो अगर मान लो ये डी एल है, ये आर है, ये है डी एल और ये है आर, और ये ऐसे करके घूम रहा है, तो ये हम कहते जा रहे हैं ऐसे। तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी इसकी इनवर्ड।
ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल लेंगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मान लो कोई भी वायर है इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और यूं करके घुमाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। जो टाइम से पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल, पता है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे भी करंट जाएगा या फिर इस लो से लगाओगे तो भी लग जाएगा। डीएल से आर पाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए होता है ये वाला सिंबल, और अगर ऐसे हो जाए डीएल और आर तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलने का मतलब ऐसे चला तो बाहर, और आउटसाइड के लिए सॉरी इनसाइड के लिए सिंबल ये और आउटसाइड के लिए ये, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और ये इनसाइड। सिंबल कैसा है, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कोई मेरे पे तीर का हो, तीर मतलब एरो हो, कुछ एरो इस टाइप से होता है, तो आप सामने से देखता हूँ तो डॉट दिखती है, तो बाहर से भी डॉट दिखेगी और अंदर जाते हैं पीछे से दिखेगा ये। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मतलब इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट फ्लो की वजह से उस वाले पॉइंट पे, यानी कि मान लो ये पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो ये जो आधी रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस आधी रिंग की वजह से सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी, सेम आधी रिंग की वजह से सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी, तो आधा हिस्सा प्लस आधा हिस्सा, तो टोटल मिला के मैंने दो हिस्से मान लिए, तो इसे मैं लिख दूंगा B इक्वल्स टू 2 dB, ठीक है, और इसे और अच्छा करके लिखूंगा तो 2 dB यहाँ क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, साइन थीटा 90 डिग्री की वजह से 1 हो जाएगा, अपॉन r छोटे वाला r का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसे और बेटर करके लिखेंगे तो ये 2, ये 0 से L/2, क्योंकि मैं आधे रिंग के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने दो हिस्सों में पहले ही कन्वर्ट कर दिया है, एक हिस्सा दो हिस्सा, इसलिए मैंने क्या लिया 2 और L/2, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर 2, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर, और नीचे से आर स्क्वायर भी बाहर, अंदर क्या बचेगा dl कोस थीटा हम लिख सकते हैं r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर ये भी आ जाएगा बाहर, इसकी जगह भी वही, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, 0 से L/2, अंदर क्या बचा dl, ठीक है। ये सब एक साथ लेंगे, 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और देखो आर हो गया, तो ये वाला आर भी आ जाएगा बाहर, जो यहाँ पे है ना। अब जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई आर और डीएल अपॉन 2 है, तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे, मुझे 2 कटेगा पाई से पाई, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और आर स्क्वायर। मैंने माना एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन के लिए आई क्या, यहाँ बड़े वाला आई ले लेना अगर तुम्हें दोनों में कंफ्यूजन हो, तो ये आ गया फॉर्म एट द, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना एट सेंटर, तो मैं लिखूंगा एट सेंटर, तो सेंटर के लिए मैं क्या करूंगा, लाइन को बिठा दूंगा सपोज, तो एट सेंटर, तो सेंटर के लिए ये वाला 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो उसके लिए आ जाएगा b सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर आई अपॉन में 2x खत्म हो गया r की पावर 3, ये कट गए, तो फाइनल आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अब अगर एन टर्न हो, मतलब ये तो एक सर्कल है, अगर ऐसे थे तार बहुत सारे बार लिपटो 4 एन टर्न, मतलब बहुत सारे टर्न हो, फॉर्मूला जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन अपॉन में
ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें करना है नाइन इक्विड ड्यू टू स्टेट इन्फिनिटी वायर। स्टेट इन्फिनिटी वायर का मैं कुछ ऐसा बना लूँ, इसकी वजह से कोई भी पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नीफाइड निकालना। रूल के अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन मैंने ये मान लो सिमेट्री नहीं है ऐसे खींची, और इसके बीच में इसके सेंटर से लाइन हो गई ये। एक मैंने मान लिया θ1, एक को मान लिया मैंने θ2। एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को। मैंने यहाँ से कुछ भी छोटा सा हिस्सा काट लिया, ये रहा dl, या फिर मैंने मान लिए थे dx, और ये डिस्टेंस हो गई मेरी x, और ये है यहाँ पे जुड़ा हुआ ऐसे करके कुछ, और ये यहाँ से थीटा एंगल है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एंगल ऐसे बन जाएगा। ये एंगल हो गया, मान लो ये हो गया r, ये हो गया मेरा x, और ये मैंने मान लिया बड़े वाला r। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ होता है एंगल थीटा, रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ भी एंगल क्या होता है थीटा। ठीक है, तो ये थीटा ये हो गया बच्चों। मैं इस वाले को थीटा मान लो, तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा ये वाला एंगल ले रहा हूँ, कौन से वाला, ये वाला। इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा था tan थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन r, r इधर जाएगा, r tan थीटा इक्वल्स टू x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा r tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डी एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले में सब कुछ चेंज करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल की जगह डी एक्स, साइन थीटा की जगह यहाँ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कोस थीटा आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा, इन दोनों की रेंज है। ठीक है, ये मुझे ये वाला आर चाहिए, ये छोटे वाला नाम के बड़े वाला है फॉर्मूले के। तो यहाँ से अगर मैं बड़े वाला आर निकालता हूँ, ये होता है कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा आर इधर आ जाएगा, कोस थीटा इधर, और ये आर अपॉन कोस थीटा, ये हो जाएगा आर सेक थीटा। ठीक है, उठा के यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एक्स अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर सेक स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इससे ही कट गया। मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं इधर जाऊँगा, ये माइनस ये था, तो माइनस θ2 से थीटा, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई बाहर, ये कट गया, अपॉन आर बाहर, अंदर क्या बचा कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस θ2 से θ1 और साथ में डी थीटा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन कर दूंगा तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और कोस का साइन थीटा माइनस θ2 से θ1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, एक बार साइन θ1 प्लस साइन θ2, माइनस θ2 आएगा और बाहर माइनस आ जाएगा तो जाएगा प्लस, और ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर ड्यू टू स्टेट वायर। ठीक है।